अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए NIOS बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर नंबर 6 की मुकम्मल हलशुदा PDF लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस PDF में चैप्टर नंबर 6 की तमाम अहम सवालात और उनके आसान और मुकम्मल जवाबात शामिल किए गए हैं, ताकि आपको इम्तिहान की तैयारी में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 6 की मुकम्मल तशरीह वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मेरी गुजारिश है कि पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। इससे आपको इस PDF में दिए गए सवालात और जवाबात बहुत आसानी से समझ में आएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये PDF और ये वीडियो आपके आने वाले पब्लिक इम्तिहान की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि कोई भी अहम सवाल या जवाब आपसे रह न जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने NIOS बोर्ड में एडमिशन लिया है और उर्दू सब्जेक्ट को मुंतखब किया है। तो आइए बगैर किसी देर के हम अपनी आज की PDF और चैप्टर नंबर 6 के सवालात और जवाबात का आगाज़ करते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुतज़ाद अल्फाज पर निशान लगाएं। जवाब है ज़रदारो बेनवा। मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं? मैं चाहता हूं कि हम सवालात और जवाबात को शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 6 के अंदर जितने भी ग्रामर आए हैं, जितने भी कवायद आए हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, ताकि हमें ये सवालात और जवाबात समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो हम पहले वो ग्रामर समझ लेते हैं। यहाँ से ग्रामर जो है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है रदीफ़। सबसे पहले हम रदीफ़ को समझते हैं और यहीं से ग्रामर का समझना शुरू करते हैं। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज हैं जो शायर के आखिर में बार बार बिल्कुल एक जैसे आते हैं। तारीफ इसकी अच्छी तरह से देख लीजिए आप। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज है जो शायर के आखिर में बार बार बिल्कुल एक जैसे आते हैं। हम इसको इन अशार से समझते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। तो इस पूरे बंद के अंदर जो है आदमी एक अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, इसे रदीफ कहेंगे, क्योंकि ये मिसरे के आखिर में, शायर के आखिर में बिल्कुल बार बार एक जैसा ही आया है, तो इसे रदीफ कहेंगे। रदीफ की जो तारीफ है वो यही है कि रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज है जो शायर के आखिर में बार बार बिल्कुल एक जैसे आते हैं। तो बार बार बिल्कुल एक जैसे आने वाले अल्फाज को हम रदीफ कहते हैं, जो शायर के आखिर में आता है। तो यहाँ पर है आदमी रदीफ है, जो बार बार बिल्कुल एक जैसा अल्फाज है और शायर के आखिर में आया है। तो यहाँ है आदमी रदीफ है। अब हम काफिया को मुख्तसरन समझ लेते हैं। काफिया शायर के आखिर में आने वाले ऐसे हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं जो आवाज़ में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, अगरचे अल्फाज अलग अलग हो, और काफिया रदीफ से पहले आता है। तो हम इसको भी इस बंद से समझते हैं। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, ये जो वारे और फिर मारे, उतारे, पुकारे, ये सब क्या है? ये सब काफिया है, क्योंकि ये सब हम आवाज़ अल्फाज हैं और हम वज़न हैं, यानी कि पढ़ने में एक दूसरे से मिले जुले हैं, लिखने में भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे अल्फाज को जो हम आवाज़ और हम वज़न हो, यानी कि लिखने में, बोलने में, पढ़ने में एक दूसरे से मिलते जुलते हों और वो रदीफ से पहले आता हो, तो उसे हम काफिया कहेंगे। जैसे कि इस बंद में वारे, मारे, उतारे, पुकारे, ये सब काफिया है, ये रदीफ से पहले आया है। तो हम रदीफ और काफिया को यहाँ से समझ गए हैं। इसकी और मिसालें लेने के लिए जो चैप्टर नंबर 6 जो मेन चैप्टर है, हम वहाँ चलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, जो असल चैप्टर यही है। तो हम यहाँ से समझते हैं कि रदीफ और काफिया, ताकि थोड़ा और मिसाल के साथ समझने में आसानी हो। जैसे कि देखिए, पहला बंद है, इसमें है दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। तो सो है वो भी आदमी, ये रदीफ है, क्योंकि पूरे बंद के अंदर में एक ही अल्फाज बार बार इस्तेमाल किया गया है जो बंद के आखिर में है, शायर के आखिर में है, तो हम इसे रदीफ कहेंगे। सो है वो भी आदमी। और ऐसे ही बादशाह, गदा, बेनवा, खा रहा, मांगता, ये सब काफिया है, क्योंकि रदीफ से पहले आया है और ये सब पढ़ने में, लिखने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि हम वजन और हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो इसे हम काफिया कहेंगे और इसे रदीफ कहेंगे। ऐसे ही इसका दूसरा मिसरा ले लीजिए। इसके अंदर मुकम्मल 4 मिसरे हैं। हम दूसरा मिसरा और देख लेते हैं आखिर में। है आदमी, ये तो हमने PDF में देखा है।
ہم اس کا آخری مصرع دیکھ لیتے ہیں۔ حیران ہوں یارو دیکھو تو یہ کیا سوانگ ہے، یہ ہے جو لفظ ہے یہ ردیف ہے، کیونکہ بند کے آخر میں، مصرے کے آخر میں ایک ہی لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے، تو ایسا لفظ جو بار بار ایک ہی جیسا استعمال کیا جائے اسے ہم ردیف کہیں گے۔ اس کے بعد ہے سیوانگ، تھانگ، تانگ، رانگ، یہ قافیہ ہے کیونکہ یہ ردیف سے پہلے ہے اور یہ ہم آواز اور ہم وزن ہے، یعنی کہ پڑھنے میں اور لکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو اسے قافیہ کہیں گے اور اسے ردیف کہیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے پی ڈی ایف پر واپس چلتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ردیف اور قافیہ کے بارے میں معلوم چل گیا ہوگا۔ اب ہم آگے مخمس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے سارے بند 5 مصروں پر مشتمل ہوں۔ بند کے پہلے چاروں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، پانچویں مصرے کی ردیف اور قافیہ پہلے بند کے مطابق ہوتی ہے۔ جس کی تعریف ہے مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے سارے بند 5 مصروں پر مشتمل ہو۔ تو یہاں تک کلیئر ہے کہ جو بند 5 مصرے کے ہو اسے ہم مخمس کہیں گے۔ دوسری ہے بند کے پہلے چاروں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم چیپٹر سے ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کا پہلا بند ہے دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو ہم نے تعریف یہی پڑھی تھی کہ جو 5 مصرے والے بند ہوں گے ہم اس کو مخمس کہیں گے۔ اس میں 5 مصرے موجود ہیں تو یہ مخمس ہے، اور پوری نظم میں ایسا ہی ہے کہ 5 مصرے، ہر بند میں 5 مصرے ہیں، تو یہ نظم مخمس والی نظم ہے۔ اب سو ہے وہ بھی آدمی، یہ ردیف ہے، بادشاہ یہ قافیہ ہے۔ پھر ہم نے اس تعریف کا دوسرا حصہ پڑھا تھا کہ اس کے چاروں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں گے، اور جو 5واں مصرع ہوگا وہ پہلے بند کے مطابق ہوگا۔ تو اس بند کے بعد جو آپ بند دیکھ رہے ہیں، اس بند کے بعد جتنے بھی بند آئیں گے اس کے چاروں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں گے، اور جو 5واں مصرع ہوگا وہ پہلے بند کے مطابق ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو چاروں مصرے ہیں وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہیں، جیسے ہے آدمی یا یہاں پہ ردیف ہے، اور وارے مارے اتارے پکارے یہ قافیہ ہے۔ تو یہ چاروں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہے، لیکن جو 5واں مصرع ہے اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، تو یہ 5واں جو مصرع ہے یہ پہلے بند کے مطابق ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ردیف اور قافیہ استعمال کیا گیا ہے وہ پہلے بند کے مطابق استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہم نے جو تعریف پڑھی تھی وہ یہی کہ ہر 5 مصرے والے بند کو ہم مخمس کہیں گے، اور دوسری بات اس بند کے اندر ہر 4 مصرے ردیف اور قافیہ والے ہوں گے، لیکن جو 5واں مصرع ہوگا وہ پہلے بند کے مطابق ہوگا۔ جیسے کہ اس 5ویں مصرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بند کے مطابق ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ردیف اور قافیہ ہے وہ پہلے بند کے مطابق ہے۔ ہم پہلا بند دیکھ لیتے ہیں ایک بار، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، تو یہ پہلا بند ہے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی بند آئیں گے ان سب کے پانچواں جو مصرع ہوگا وہ اسی بند کے مطابق ہوگا۔ جیسا کہ آپ یہ دوسرا بند دیکھ سکتے ہیں، اس کا 5واں مصرع بھی پہلے بند کے مطابق ہے۔ ایسے ہی آپ تیسرا دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی 5واں مصرع پہلے بند کے مطابق ہے، جیسے اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی کہ اس کے اندر جو قافیہ اور ردیف ہے وہ پہلے بند کے مطابق ہے۔ ایسے ہی یہ تیسرا چوتھا سب ایسے ہی ہے۔ ہم نے مخمس کی تعریف بھی یہی پڑھی ہے کہ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے سارے بند 5 مصروں پر مشتمل ہو۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ بند کے پہلے چاروں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، 5ویں مصرے کی ردیف اور قافیہ پہلے بند کے مطابق ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے چیپٹر میں جا کر کے آپ کو دکھلا دیا کہ وہ چاروں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ تھے، اور جو ان کا 5واں مصرع تھا وہ پہلے بند کے مطابق تھا، یعنی کہ اس کے اندر جو قافیہ اور ردیف تھا وہ پہلے بند کے مطابق تھا۔ تو چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ متضاد الفاظ، جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے الٹ یا ایک دوسرے کے مخالف ہو انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کا مطلب کچھ ہو اور دوسری لفظ اس کے بالکل خلاف معنی ظاہر کرے، ایسے الفاظ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس کے معنی بالکل الٹ ہو، یعنی کہ دو الفاظ ہو اور دونوں کے معنی بالکل الٹ ہو تو اسے متضاد الفاظ کہیں گے۔ جیسے بادشاہ فقیر، زردار بے نوا، زردار کہتے ہیں دولت مند کو، بے نوا کہتے ہیں مجبور کو، غریب کو۔ ایسے ہی بادشاہ فقیر، فقیر کہتے ہیں غریب کو۔ امیر مفلس، امیر کہتے ہیں مالدار کو، مفلس کہتے ہیں غریب کو۔ تو امیر، غریب یہ سب ایک بالکل الٹ الفاظ ہیں، تو ہم اس کو متضاد الفاظ کہیں گے۔ ایسے ہیں مترادف الفاظ، جن الفاظ کے معنی ایک جیسے یا ایک دوسرے کے بہت قریب ہو انہیں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہیں گے، انہیں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں۔
यानी मुख्तलिफ अल्फाज हों लेकिन उनसे तकरीबन एक ही मतलब समझ में आए, जैसे मुफलिस गदा, मुफलिस के माने भी गरीब हैं और गदा के माने भी गरीब हैं। खूबसूरत हसीन, खूबसूरत के माने भी अच्छा खूबसूरत वाला, और हसीन माने भी अच्छा खूबसूरत, तो दोनों के माने सेम हैं। खुश माने अच्छा, शाद माने भी अच्छा, गम माने दुख है और दुख के माने भी दुख है। तो ऐसे अल्फाज जिसके माने सेम हो या बिल्कुल उसके माने करीब करीब में मिलते जुलते हो, तो ऐसे अल्फाज को हम माने या मुतरादिफ अल्फाज कहेंगे, हम माने या मुतरादिफ अल्फाज कहेंगे। आगे है हरफ इतफ और मातूफ की तारीफ। जब दो अल्फाज को आपस में मिलाने के लिए उनके दरमियान वाव इस्तेमाल किया जाए तो वाव को हरफ इतफ कहते हैं, और जिन अल्फाज को वाव के जरिए मिलाया जाए उनमें पहले लफ्ज को मातूफ अलैह और दूसरे लफ्ज को मातूफ कहते हैं। दोनों अल्फाज को मिलाकर अतफ व मातूफ कहते हैं। जैसे मुफलिसो गदा, यहाँ पर जो मुफलिसो गदा के दरमियान वाव है, ये वाव हरफ इतफ है, क्योंकि दोनों अल्फाज को मिलाने के लिए इस वाव को इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों अल्फाज को मिलाने के लिए जो हर्फ हम इस्तेमाल करेंगे उसको हरफ इतफ कहते हैं। बस आप इतना याद रख लीजिए कि दो अल्फाज या दो जुमलों को मिलाने के लिए हम जो लफ्ज या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उसे हरफ इतफ कहते हैं। पहले वाले को मातूफ इलैह और दूसरे वाले को मातूफ कहते हैं। ऐसे ही दूसरी मिसाल है, अगर हम जाते तो वो न जाता, तो यहाँ पे तो ये हरफ इतफ है, क्योंकि दोनों अल्फाज को मिलाने के लिए तो का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही है, सबा के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी, तो यहाँ पर और जो है ये हरफ इतफ है, क्योंकि दोनों जुमलों के दरमियान मिलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। मेहनत करो मगर हिम्मत न हारो, तो यहाँ पर मगर जो है ये हरफ इतफ है। तो हम हरफ इतफ की तारीफ एक बार और देख लेते हैं। जब दो अल्फाज को आपस में मिलाने के लिए उनके दरमियान वाव इस्तेमाल किया जाए तो वाव को हरफ इतफ कहते हैं, और जिन दो अल्फाज को वाव के जरिए मिलाया जाए उनमें पहले लफ्ज को मातूफ अलैह और दूसरे लफ्ज को मातूफ कहते हैं। दोनों अल्फाज को मिलाकर अतफ मातूफ कहते हैं। यानी कि जब हम दो अल्फाज को या जुमलों को मिलाते हैं तो उसके बीच में जो हर्फ या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मिलाने के लिए, तो हम उसको हरफ इतफ कहते हैं। इस तारीफ के अंदर सिर्फ वो की मिसाल दी गई है, लेकिन हमने नीचे जो मिसाल दिए हैं उनमें अलग अलग हर्फ का इस्तेमाल करके दिखाया है, ताकि समझने में आसानी हो कि कोई भी लफ्ज या हर्फ जो दो जुमलों को मिलाने के लिए या दो अल्फाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे हरफ इतफ कहेंगे। पहले वाले को मातूफ अलैह और दूसरे वाले को मातूफ कहेंगे। आगे है फ़ाइल की तारीफ। जिस लफ्ज से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे फ़ाइल कहते हैं। जैसे लगा, बता, सजा। लगा, दुकानदार ने बाजार में दुकान लगा दी, यानी कि इस लगाना ये एक फ़ाइल है जिससे किसी काम के होने का पता चलता है। बता, उस्ताद ने बच्चे को सुबह जवाब बता दिया। सजा, आली ने कमरा खूब सजा दिया। तो फ़ाइल की तारीफ है जिस लफ्ज से किसी के काम के करने या होने का पता चले उसे फ़ाइल कहते हैं, और फ़ाइल को इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तारीफ। जब दो अल्फाज को आपस में ज़ेर के ज़रिए जोड़ा जाए तो उसे इज़ाफ़त कहते हैं। पहले लफ्ज़ को मुज़ाफ़ और दूसरे लफ्ज़ को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे मिस्ल रांग, रांग एक धात का नाम है और मिसल के माने है जैसा, यानी कि रांग के जैसा। किताब उर्दू, उर्दू की किताब। ज़बान फ़ारसी, फ़ारसी की ज़बान। संगे मरमर, मरमर का पत्थर। तो पहले लफ्ज़ को हम मुज़ाफ़ कहेंगे और दूसरे लफ्ज़ को मुज़ाफ़ इलैह कहेंगे, और इसको ज़ेर के साथ जोड़ा जाता है। इसको समझने के लिए एक चीज़ और है कि जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो इसके बीच में का, के की जैसे अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे किताब उर्दू, उर्दू की किताब। ज़बान फ़ारसी, फ़ारसी की ज़बान। तो हम ऐसे अल्फाज को मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कहेंगे और दोनों को मिलाकर इज़ाफ़त कहते हैं। इसमें पहले वाले को मुज़ाफ़ कहेंगे और दूसरे वाले को मुज़ाफ़ इलैह कहेंगे। जैसे किताब उर्दू में किताब मुज़ाफ़ है और उर्दू मुज़ाफ़ इलैह है, दोनों को मिलाकर इज़ाफ़त कहेंगे। तो ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तारीफ़ है। इस कमरे में संगे मरमर लगा हुआ है, यानी कि मरमर का पत्थर लगा हुआ है। किताब उर्दू हमारी अलमारी में रखी है, यानी कि उर्दू की किताब हमारी अलमारी में रखी है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने में का, के की का इस्तेमाल होता है, और पहले वाले को मुज़ाफ़ और दूसरे वाले को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, और इनको ज़ेर के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ जो है ग्रामर मुकम्मल होता है। अब उम्मीद है कि हम जो सवाल जवाब पढ़ेंगे
وہ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 6 के सवालात और जवाबात को देखना शुरू करते हैं। सबक नंबर 6, सवाल नंबर 1, मुतज़ाद अल्फाज पर निशान लगाइए। तो सही जवाब है ज़रदार व बेनवा। ये ज़रदार के माने हैं दौलतमंद और बेनवा के माने हैं गरीब। तो ये दोनों के माने बिल्कुल उलट हैं, तो इसको हम मुतज़ाद अल्फाज कहेंगे। सवाल नंबर 2, मुफलिस व गदा के दरमियान वाव क्या है? सही जुमले पर सही का निशान लगाइए। अलिफ हरफ जार, बा हरफ इतफ, जीम हरफ इल्लत। तो इसका सही जवाब है हरफ इतफ, यानी कि हरफ इतफ सही जवाब है। मुफलिस व गदा के दरमियान जो वाव है उसे हरफ इतफ कहेंगे, जैसा कि हम अभी समझ कर आ रहे हैं। सवाल नंबर 3, नीचे लिखे मुहावरों के माने बताइए। मुहावरा जान को वारना यानी जान को कुर्बान करना, पगड़ी उतारना यानी बेइज्जत करना, टुकड़े मांगना यानी भीख मांगना। तो ये मुहावरा है और ये उसके माने हैं। सवाल नंबर 4, नज़म के बंद को पूरा कीजिए। तो ये नज़म है और इसमें कुछ जगह खाली है, तो हमें इसमें कुछ अल्फाज रखकर जो है इस नज़म के बंद को पूरा करना है। जैसे दुनिया में, तो यहाँ पर जो है हम बादशाह अल्फाज रखेंगे। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। दूसरे नंबर पर है जरदार, यहाँ पर हम जरदार रखेंगे। जरदारो बेनवा है सो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो है, यहाँ पर हम रखेंगे वो भी आदमी। तो नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो, यहाँ पर रखेंगे मांगता है, तो टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। तो इन अल्फाज को रखकर एक एक मिसरे के अंदर रखकर हम इस बंद को मुकम्मल कर सकते हैं अल्फाज को पुर करके। सवाल नंबर 5, मुहावरों की पहचान कर उनके नीचे लकीर खींचें, यानी कि मुहावरों की पहचान कीजिए और उसके नीचे लकीर खींचिए। जैसे तेग से मारना, यह मुहावरा नहीं है। जान को वारना, यह मुहावरा है और इसके नीचे लकीर खींची गई है। चिल्ला के पुकारे, यह भी मुहावरा नहीं है। पगड़ी उतारना, यह मुहावरा है। सुन के दौड़ना, यह मुहावरा नहीं है। पगड़ी उतारना और जान को वारना यहाँ पर मुहावरा है। सवाल नंबर 6, पगड़ी उतारने के माने के सामने सही का निशान लगाइए। सर को नंगा करना, पगड़ी उतार कर रख देना, बेइज्जत करना, इज्जत बढ़ाना। तो सही जवाब है बेइज्जत करना। पगड़ी उतारना जो एक मुहावरा है उसके माने हैं बेइज्जत करना। सवाल नंबर 7, दुरुस्त जवाब के सामने सही का निशान लगाइए। पगड़ी उतारने वाला कौन है? जिसे तेग से मारा गया, जो अपनी जान निसार करता है, जिसकी पगड़ी उतारी गई। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। तो इसका सही जवाब है डी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, यानी कि पगड़ी उतारने वाला भी आदमी ही है। सवाल नंबर 8, यहाँ वहाँ के बजाय आजकल क्या बोलते हैं? लिखिए। जवाब, यहाँ वहाँ के बजाय आजकल यहाँ और वहाँ बोलते हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो है 150-200 साल पहले की जबान इस्तेमाल की गई है। तो पहले यहाँ और वहाँ बोलते थे, आज के टाइम पे यहाँ और वहाँ बोलते हैं उन अल्फाज की जगह पर। सवाल नंबर 9, मुंदरज झैल अल्फाज के जुमले बनाइए। तेग, पगड़ी, चिल्लाना, सुन के दौड़ना। ये 4 अल्फाज हैं, इनका जुमला बनाना है। तो तेग से जुमला बनाते हैं। आलिम लोगों की कलम ही उनकी तेग होती है। तेग के माने हैं तलवार। टीपू सुल्तान की तेग बहुत मशहूर है। पगड़ी, ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारे बड़ों की पगड़ी उछले। चिल्लाना, बड़ों के सामने चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। सुन के दौड़ना, खेल कूद में सीटी की आवाज सुनकर ही दौड़ना चाहिए। तो हमने इन चारों अल्फाज से जुमला बनाया है। अब हम ये बंद देख लेते हैं। बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, कहता है कोई लो, कोई कहता है लारे ला। और आदमी ही फिरते हैं रख सर पे खांचा, खांचा कहते हैं टोकरी को। किस किस तरह से बेचे हैं चीजें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी। तो खांचा टोकरी को कहते हैं जो सर पर रखकर कुछ लोग फेरी वगैरह करते हैं या कुछ सामान बेचते हैं। सवाल नंबर 10, क्या इस बंद में मुहावरे हैं? जवाब, हाँ, इस बंद में मुहावरे हैं। और मोल ले रहा है, ये मोल लेना एक मुहावरा है जिसके माने हैं खरीदना। सवाल नंबर 11, इस बंद में इस्तेमाल होने वाले 4 अफ़आल लिखिए। तो इस बंद में 4 अफ़आल इस्तेमाल हुआ है, जैसे बैठना, लगाना, कहना, लेना। सवाल नंबर 12, आदमी नामा के चौथे बंद में शायर की हैरानी की वजह क्या है? सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे सब कुछ सिवांग नजर आता है, वो बिल्कुल नावाकिफ है। वो एक शायर है, तो इसका सही जवाब है बी, उसे सब कुछ सिवांग नजर आता है।
सिवांग के माने हैं बनावट, यानी कि इंसानों के अंदर से सब कुछ एक बनावट नजर आता है। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, बंद में दिए गए काफियों को लिखिए। जवाब सिवांग, थांग, तांग, रांग, ये सब काफिया है। और हमने काफिया के बारे में पढ़ा है कि काफिया ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो रदीफ से पहले आता हो और वो एक दूसरे से मिलता जुलता हो, पढ़ने में भी और लिखने में भी। तो ये अल्फाज जो है इस बंद के अंदर काफिया है। सवाल नंबर 14, इस बंद में जो मुतजाद बातें हैं लिखिए। जवाब चोर और थांग, चोर के माने चोरी करने वाला और थांग जो चोर को पकड़ते हैं, तो ये मुतजाद बातें हैं। छीना झपटी और मांग तांग, छीना झपटी कहते हैं जो छीन कर कोई चीज लेते हैं, और उसके ही बरखिलाफ एक वो लोग होते हैं जो मांग कर कोई चीज लेते हैं, तो ये भी मुतजाद बातें हैं। फौलाद और रांग, फौलाद भी एक धात का नाम है जो बहुत सख्त होता है, और रांग भी एक धात का नाम है जो बहुत नरम होता है, तो ये भी मुतजाद बातें हैं। इख्तितामी सवालात और जवाबात, तो अब हम इख्तितामी सवालात और जवाबात को अच्छी तरह से देख लेते हैं, और ये सवालात और जवाबात चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा अहम होता है। सवाल नंबर 1, इस नज़म में शायर ने आदमी के किन किन पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाई है। जवाब नंबर 1, इस नज़म में शायर ने आदमी की कई हैसियतें बयान की है। शायर ने इंसान के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को पेश किया है। वो बताता है कि आदमी अपनी मुख्तलिफ समाजी हैसियत, तबके और ओहदे के बावजूद आदमी ही रहता है। आदमी शरीफ हो या बदमाश, बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, सब इंसान हैं और सबकी बुनियादी हैसियत एक ही है। सवाल नंबर 2, नज़म में आदमी के किरदार से मुतालिक कौन कौन से पहलू उजागर किए गए हैं। जवाब, शायर ने इस नज़म में बताया है कि आदमियों में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ इज्जतदार और कुछ अच्छे होते हैं, और कुछ कम हैसियत या बुरे किरदार वाले होते हैं। नज़ीर ने अमीर, गरीब, बादशाह, फकीर, शरीफ और बदमाश सबको आदमी कहा है। शायर ये बताना चाहता है कि इंसान में बुराइयां और ऐब हो सकते हैं, लेकिन ये सब आर्जी है। असल बात यह है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान मौजूद होता है। सवाल नंबर 3, बाजार के मंजर कशी किस बंद में की गई है। जवाब, बाजार के मंजर कशी नज़म के तीसरे बंद में की गई है। शायर ने उस बंद में बाजार का खूबसूरत मंजर पेश किया है। दुकानें लगाने वाले दुकानदार हों या सामान खरीदने वाले खरीदार, सब आदमी ही है। दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए ले लो कहते हैं, और खरीदार भी अपने पसंद की चीजें खरीदते हैं। शायर ने बाजार के इस पूरे मंजर को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। सवाल नंबर 4, इस नज़म का नाम आदमी नामा क्यों रखा गया। जवाब, शायर ने इस नज़म में आदमी के बारे में बहुत सी बातें बयान की हैं। उसने आदमी के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को बताया है, इसीलिए इस नज़म का नाम आदमी नामा रखा गया है। सवाल नंबर 5, नज़म में इस्तेमाल होने वाले मुहावरे लिखिए। जवाब, नज़म में आए मुहावरे मुंदरजा झेल हैं। जान को वारना यानी जान कुर्बान करना, पगड़ी उतारना यानी बेइज्जत करना, मोल लेना यानी खरीदना, तो ये मुहावरे हैं जो नज़म में इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 6, नज़म में हर्फ इतफ ढूंढ कर लिखिए। तो जवाब, दो लफ्जों के दरमियान जो वाव आता है उसे हर्फ इतफ कहते हैं। नज़म में मुफलिसो गदा के दरमियान वाव हर्फ इतफ है। इन दोनों लफ्जों को अतफ मातूफ कहेंगे, जैसे मुफलिसो गदा, गुलो बुलबुल। नज़म के अंदर 2-3 अल्फाज हैं जो हर्फ इतफ के तौर पर आया है। यहाँ हमने 2 अल्फाज आपको बताए हैं, मुफलिसो गदा, गुलो बुलबुल। तो ये ग्रामर है जिसको हम सबसे पहले समझ गए थे, क्योंकि इसके मुतालिक बहुत सारे सवालात ऊपर थे सबसे, इसलिए हमने चाहा कि हम पहले ग्रामर समझ लें। तो ये चैप्टर जो पीडीएफ है ये मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने जो वक्त यहाँ दिया है आपको महसूस हुआ होगा कि ये कुछ कीमती गुजरा है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर नंबर 6 का जो मुकम्मल नोट्स की शक्ल में था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको टीएमए, प्रैक्टिकल या नोट्स या एडमिशन से रिलेटिव कोई भी चीज़ पूछना हो या मालूम करना हो या कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह की मदद पहुंचा सकें। तो चलिए हम इस वीडियो को
ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔